नमस्कार साथियों, मैं अंजलि कुमारी। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। साथियों, चलिए तो बुक को और आगे लेकर चलते हैं और जो पिछले ऑडियो में अधूरा रह गया था उसे पूरा करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। साथियों, चलिए तो हम पिछले ऑडियो का यानी कि पार्ट 18 का थोड़ा सा लाइन हम आपको सुनाकर बुक को और आगे की तरफ लेकर चलेंगे। अनुशासनहीनता के कारण किस तरह असफल हुए, इसके आगे हम आपको लेकर चलते हैं। अनुशासन की बंदिशों हमें नीचे गिराने के बजाय ऊपर उठाती है। अनुशासन का यही लाभ है। एक लड़का अपने पिता के साथ पतंग उड़ा रहा था। उसने पिता से पूछा, पतंग किस वजह से ऊपर उड़ रही है? पिता ने जवाब दिया, धागे की वजह से। लड़के ने कहा, पिताजी धागा तो पतंग को नीचे खींच रहा है। पिताजी लड़के से कहा कि वह चुपचाप देखता रहे। उसके बाद पिताजी ने धागा तोड़ दिया। सोचिए पतंग का क्या हुआ होगा? वह नीचे गिर गई। क्या हमारी जिंदगी के साथ भी यही बात सही नहीं है? कई बार हम जिन चीजों के बारे में सोचते हैं कि वे हमें नीचे धकेल रही है, वास्तव में वे हमें ऊपर उड़ने में मदद दे रही होती है। हमारी जिंदगी में अनुशासन भी यही काम करता है। मैं आजाद होना चाहता हूँ। हम यहाँ जुमला अक्सर सुनते हैं, मैं आजाद होना चाहता हूँ। अगर आप ट्रेन को पटरी से उतार दे तो यह आजाद हो जाएगी, लेकिन उसके बाद वह जाएगी कहाँ? अगर हर इंसान अपना खुद को ट्रैफिक कानून मानने लगे तो, सड़क पर किसी भी तरह गाड़ी चलाने लगे तो हम इसे आजादी कहेंगे या व्यवस्था? यह अनुशासन का अभाव है। नियमों का पालन करके दरअसल हम आजादी हासिल करते हैं। अनुशासन प्रेम भरी दृढ़ता है। मैंने यह सवाल अपने सेमिनारों में भाग लेने वाले कई लोगों से पूछा है, अगर हमारे बच्चे को 105% बुखार हो और वह डॉक्टर के पास न जाना चाहता हो, हम क्या करेंगे? सबका यही जवाब था कि बच्चे के विरोध करने के बावजूद वे उसे डॉक्टर के पास जाएंगे। क्यों? क्योंकि बच्चे का हित उसी में है। बच्चे की परवरिश करना लोकप्रिय प्रतियोगिता नहीं है। एक डकैती के मुलजिम को सजा देते समय जज ने उससे पूछा कि क्या उसे कुछ कहना है। उस आदमी ने जवाब दिया, जी हुजूर, मेहरबानी करके मेरे माँ बाप को भी सजा दीजिए। जज ने पूछा, क्यों? कैदी ने जवाब दिया, जज, जब मैं छोटा बच्चा था तो मैंने स्कूल से पेंसिल चुराई। मेरे माँ बाप ने यह जानने के बावजूद मुझे कुछ नहीं कहा। उसके बाद मैंने एक पेन चुराई। उन्होंने उस वाक्य को भी जानबूझकर नजरअंदाज किया। उसके बाद मैं स्कूल और पड़ोसियों के घरों से एक के बाद एक चीजें चुराता रहा और चोरी मेरी आदत बन गई। मेरे माता पिता को ये सारी बातें मालूम थी, पर उन्होंने मुझे एक शब्द नहीं कहा, इसलिए मेरे साथ उन्हें भी जेल जाना चाहिए। वह सही कह रहा था। हालांकि इस बातों से वह आदमी जिम्मेदारी से बड़ी नहीं होता, पर सवाल यह पैदा होता है कि क्या माँ बाप ने सही काम किया? जाहिर है कि नहीं। बच्चों को चुनाव करने का मौका देना अच्छी बात है, पर सही दिशा दिखाना, बिना चयन करने की छूट देना उनकी तबाही की वजह बन सकता है। शरीर और मन की पूरी तैयारी त्याग और अनुशासन से ही संभव है। माँ बाप एक हफ्ते में बच्चों के साथ काम की बातचीत पर तकरीबन 15 मिनट का ही वक्त देते हैं। बाकी समय उन्हें अपने साथियों और टीवी से जो नैतिक मूल्य मिलते हैं उन्हें मनचाहे ढंग से इकट्ठे करने के लिए छोड़ दिया जाता है। जर्नल ऑफ द अमेरिकी फैमिली
एसोसिएशन। खुद से पूछे, क्या अनुशासन के बिना एक कप्तान जहाज को सही ढंग से चला सकता है? एक एथलीट दौड़ में जीत सकता है? एक वायलिन वादक संगीत समारोह में अच्छी तरह वायलिन बजा सकता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। फिर हम निजी व्यवहार के मामले में या कोई स्तर हासिल करने के लिए अनुशासन के जरूरी होने पर सवालिया निशान लगाते हैं। अनुशासन बेहद जरूरी है, आज की फिलॉसफी है। अगर यह काम अच्छा लगता है तो करो। मैंने कई बार माँ बाप को बड़े ही भोलेपन के साथ कहते सुना है कि मेरे बच्चे चाहे कुछ भी कर रहे हो, अगर इससे उन्हें खुशी मिल रही है तो यह मेरे लिए जरूरी नहीं है कि वे क्या कर रहे हैं। मैं उनसे पूछता हूँ, क्या हम जानना नहीं चाहते कि हमारे बच्चे को क्या करने की खुशी मिलती है? अगर सड़क पर किसी को पीटने या उसका सामान छीन लेने से इन्हें खुशी मिलती है, तब ऐसे लोगों के लिए अंग्रेजी में एक लफ्ज है परवेरेशन, हिंदी में इसे कहते हैं नीचता। जीवन में जितना खुशी का महत्व है, उतना ही यह भी महत्वपूर्ण है कि वह खुशी हम कहाँ से और कैसे हासिल करते हैं। यह हमारे नैतिक मूल्य, अनुशासन और जिम्मेदारी का मिला जुला नतीजा होता है। हम अक्सर सुनते हैं, जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो। इस बात का उल्टा भी उतना ही सही है, जो करना जरूरी है उसे पसंद करो। कई बार हमें ऐसे कामों को भी करना पड़ता है जिन्हें करने की जरूरत है, वे चाहे हमें पसंद हो या ना हो। एक माँ बाप दिन भर काम करने के बाद घर आती है, फिर घर के काम काज निपटाती है, बच्चे की देखभाल करती है और आखिर में थक हार कर सो जाती है। आधी रात को बच्चा रोने लगता है, ऐसे में थक कर सोई माँ को क्या उठना चाहेगी? सोई माँ क्या उठना चाहेगी? नहीं, मगर फिर भी वह उठती है। क्यों? इसकी 3 वजह हैं: प्यार, फर्ज, जिम्मेदारी। हम जिंदगी सिर्फ भावनाओं के सहारे नहीं गुजार सकते, हम अनुशासन की भी जरूरत होती है। हमें अनुशासन की भी जरूरत होती है, चाहे हमारी उम्र कितनी भी हो। जिंदगी में कामयाबी तभी मिलती है जब हम अपनी इच्छाओं के आगे घुटने के बजाय वह करे जो किया जाना चाहिए या जिसे करने की जरूरत है। इसके लिए जरूरत है अनुशासन की। माँ बाप, गुरु या अधिकारियों द्वारा लगाए गए लेवल या नीचा दिखाने वाली टिप्पणियाँ। क्या आपने कई माता पिता को अपने बच्चे को मजाक में या प्यार से लल्लू या भोदू कहकर पुकारते सुना है? ऐसे लेवल आदमी पर जिंदगी भर के लिए चिपक जाते हैं। बड़े होने पर वही बच्चे माँ बाप की टिप्पणियों को सही साबित करते हैं। ये लेवल जिंदगी भर के लिए ही नहीं बल्कि पीढ़ियों तक साथ लग जाते हैं। जाति प्रथा इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि लेवल लग जाना कितना तकलीफ देह हो सकता है। ऊंची जाति या नीची जाति, ये बातें सिर्फ लेवल नहीं तो और क्या है। आमतौर पर माता पिता अपने बच्चों पर इस तरह के लेवल लगाते हैं: तुम भोदू हो, तुम कोई भी काम नहीं सही ढंग से नहीं करते, तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। सही मूल्यों की शिक्षा। कई बार असावधानी या अनजाने में हम अपने परिवार या सदस्य में गलत मूल्यों की शिक्षा देते हैं। जैसे हम अपने बच्चों या कर्मचारियों को अपने लिए झूठ बोलने को कहते हैं। उदाहरण के तौर पर, उन्हें कहो कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ, उन्हें कहो कि चेक डाक में भेज दिया है। हम अपने माँ बाप, गुरु या सुपरवाइजर से यह उम्मीद करते हैं कि वे हमें
सच्चाई सिखाए, लेकिन कई बार हमें निराशा ही मिलती है। लोग इस तरह के छोटे मोटे झूठ बोलते बोलते पेशेवर झूठ बोलने वाले बन जाते हैं। जब हम औरों को हमारे लिए झूठ बोलना सिखाते हैं तो एक दिन ऐसा आता है कि जब वे हमसे भी झूठ बोलने लगते हैं। जैसे सेक्रेटरी फोन पर अपनी बीमारी का बहाना करती है जबकि वह शॉपिंग करने के लिए जाना चाहती है। हो सकता है कि उसके बॉस ने उससे अपने लिए झूठ बोलने की इतनी प्रैक्टिस करवाई हो कि उसमें एक्सीलेंट होकर वह उसी से झूठ बोल रही है। पहले वह उसके लिए झूठ बोलती थी, अब वह उसी से झूठ बोलती है। ऊंचा आत्मसम्मान विकसित करने के तरीके। अपनी कमियों को खूबियों में बदले। ऐसे लोगों की जीवन पढ़े जिन्होंने निराशा को आशा में, अनुशासन को फायदे में, रास्ते के पत्थर को सफलता की सीढ़ी में बदल दिया हो। ऐसे लोग दुखी और उदास होने से इनकार कर देते हैं। वे मायूस और नाकामयाबी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। दुनिया को सर्वश्रेष्ठ संगीत देने में एक बीथोवन भी थे। उनकी अक्षमता क्या थी? वे बहरे थे। प्रकृति के ऊपर सर्वश्रेष्ठ कविताएं लिखने वालों में से एक थे। मिल्टन ने उनकी अक्षमता क्या थी? वे अंधे थे। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रपति और दुनिया के महानतम नेताओं में से थे। उनकी अक्षमता क्या थी? वे चल फिर नहीं पाते थे, जिससे उन्हें व्हीलचेयर पर बैठकर ही काम करना पड़ता था। विल्मा रुडोल्फ की कहानी। विल्मा रुडोल्फ का जन्म टेनेसेसी के एक गरीबी परिवार में हुआ था। 4 साल की उम्र में उसे डबल निमोनिया और काला बुखार ने गंभीर रूप से बीमार कर दिया। इसकी वजह से उसे पोलियो हो गया। वह पैरों को सहारा देने के लिए ब्रेस पहना करती थी। डॉक्टर ने तो यहाँ तक कह डाला था कि वह जिंदगी भर चल फिर नहीं सकेगी, लेकिन बिल्मा की मां ने उनकी हिम्मत बढ़ाई और कहा कि ईश्वर की दी हुई क्षमता, मेहनत और लगन से वह जो चाहे कर सकती है। यह सुनकर बिल्मा ने कहा कि वह इस दुनिया की सबसे तेज धाविका बनना चाहती है। 9 साल की उम्र में डॉक्टर के मना करने के बावजूद बिल्मा ने ब्रेस को उतार कर पहला कदम उठाया, जबकि डॉक्टरों ने कहा था कि वह कभी चल नहीं पाएगी। 13 साल की उम्र होने पर उसने अपनी पहली दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और सबसे पीछे रही। उसके बाद वह दूसरी, तीसरी, चौथी दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लेती रही और हमेशा आखिरी स्थान पर आती रही। वह तब तक कोशिश करती रही जब तक वह दिन नहीं आ गया जब वह फर्स्ट आई। 15 साल की उम्र में बिल्मा टेनेसी स्टेट यूनिवर्सिटी गई, जहां वह एक टेम्पल नाम के कोच से मिली। बिल्मा ने उन्हें अपनी यह ख्वाहिश बता दी, मैं दुनिया की सबसे तेज धाविका बनना चाहती हूँ। तब टेम्पल ने कहा, तुम्हारी इसी इच्छा शक्ति की वजह से तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता और साथ में मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। आखिर वह दिन आया जब बिल्मा ने ओलंपिक में हिस्सा लिया। ओलंपिक में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में मुकाबला होता है। बिल्मा का मुकाबला जूता हैंग से था, जिसे कोई भी हरा नहीं पाया था। पहली दौड़ 100 मीटर की थी। इसमें बिल्मा ने जूता को हराकर अपना पहला गोल्ड मेडल जीता। दूसरी दौड़ 200 मीटर की थी। इसमें बिल्मा ने जूता को दूसरी बार हराया और उसे दूसरा गोल्ड मेडल मिला। तीसरी दौड़ 400 मीटर की
रिले रेस थी और बिल्मा का मुकाबला एक बार फिर से जूता से ही था। रिले में रेस का आखिरी हिस्सा टीम का सबसे तेज एथलीट ही दौड़ता है, इसलिए बिल्मा और जूता दोनों को अपनी अपनी टीमों के लिए दौड़ के आखिरी हिस्से में दौड़ना था। बिल्मा की टीम में 3 लोग रिले रेस के शुरुआती 3 हिस्सों में दौड़े और आसानी से बेटन बदली। जब बिल्मा के दौड़ने की बारी आई, उसके हाथ में बेटन ही छूट गई, लेकिन बिल्मा ने देख लिया कि दूसरे छोर पर जूता हैंग तेजी से दौड़ चली है। बिल्मा ने गिरी हुई बेटन उठाई और मशीन की तरह ऐसी तेजी से दौड़ी कि जूता को तीसरी बार भी हराया और अपना तीसरा गोल्ड मेडल जीता। यह बात इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई कि एक लकवाग्रस्त महिला 1960 के ओलंपिक में दुनिया की सबसे तेज धाविका बन गई। बिल्मा से हमें क्या सीखना चाहिए? इससे हमें शिक्षा मिलती है कि कामयाब लोग कठिनाइयों के बावजूद सफलता हासिल करते हैं, ना कि तब जब कठिनाइयाँ नहीं होती। जब हम किसी ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनते या पढ़ते हैं जिससे अपनी कठिनाइयों को खूबियों में बदल दिया हो, तब क्या हम उत्साहित नहीं होते? यदि हम ऐसे ही कामयाब लोगों की जीवनी पढ़े तो क्या हमारा भी हौसला नहीं बढ़ेगा? समझ भरी नासमझी सीखे। शिक्षा हमें सिखाती है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। मैं बहुत से ऐसे असीम क्षमता वाले लोगों की तलाश में हूँ जो यह नहीं जानते कि क्या नहीं किया जा सकता। हेनरी फोर्ड ने दुनिया को V8 इंजन दिया। उन्होंने स्कूली शिक्षा ज्यादा नहीं पाई थी। वास्तव में 14 साल की उम्र के बाद वे स्कूल ही नहीं गए थे। उनमें इतनी क्षमता तो थी कि V8 इंजन उनकी कंपनी के लिए काफी मूल्यवान होगा, पर वह यह नहीं जानते थे कि उसे कैसे बनाया जाए। इसलिए उन्होंने अपनी कंपनी के सारे ऊंची तालीम वाले लोगों से V8 इंजन बनाने को कहा। उन लोगों ने हेनरी फोर्ड को बताया कि V8 इंजन बनाना नामुमकिन है, लेकिन हेनरी फोर्ड V8 इंजन बनाने की अपनी मांग पर अड़े रहे। कुछ महीने बाद उन्होंने अपने लोगों से फिर पूछा कि क्या उन्होंने V8 इंजन बना लिया है। लोगों ने जवाब दिया, हमें मालूम है कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। V8 इंजन बनाना असंभव है। कुछ महीनों के बाद फोर्ड ने अपने लोगों से फिर कहा, मुझे मेरा V8 इंजन चाहिए। कुछ ही दिनों बाद वही लोग हेनरी फोर्ड का V8 इंजन बनाकर ले आए। यह कैसे संभव हुआ? लोगों ने अपनी शिक्षा की हदों से आगे बढ़कर सोचा। शिक्षा हमें जहां एक और यह बताती है कि क्या किया जा सकता है, वही दूसरी ओर कई बार झूठी सीमाएं भी बांधती है। भौरा, हमें कुदरत से सीखने की जरूरत है। वैज्ञानिकों के मुताबिक भौरे का शरीर काफी भारी है और उड़ने के लिहाज से पंखों का फैलाना काफी कम होता है। उड़ान के नियमों के अनुसार भौरा उड़ नहीं सकता, लेकिन भौरे को इस बात की खबर ही नहीं है और वह उड़ता है। जब हम अपनी हदों और सीमाओं को नहीं जानते तो हम बड़े और ऊंचे काम करके खुद को ही आश्चर्यचकित कर देते हैं। पीछे मुड़कर देखने पर हैरानी होती है कि क्या मेरी कोई सीमा भी थी। हम सिर्फ उन्हीं सीमाओं से बंधे हैं
जो हमने अपने लिए खुद बनाई है। शिक्षा को अपने ऊपर बंधन मत लगाने दे। विश्व प्रसिद्धि मनोचिकित्सक डॉक्टर कार्ल मैनेजर से एक बार पूछा गया कि आप उन इंसान को क्या सलाह देंगे जिसके बारे में आप जानते हैं कि उसका नर्वस ब्रेकडाउन होने वाला है। दर्शक उम्मीद कर रहे थे कि डॉक्टर मैनेजर ऐसे इंसान को किसी पेशेवर डॉक्टर से सलाह लेने को कहेंगे, लेकिन उन्होंने यह जवाब नहीं दिया। डॉक्टर मैनेजर ने कहा, मैं ऐसे इंसान को यह सलाह दूंगा कि वह शहर के दूसरे हिस्से में जाकर किसी जरूरतमंद की मदद करे। ऐसा करने से हम अपने दायरे से बाहर निकल आते हैं। कई बार हम अपने रास्ते की रुकावट खुद बन जाते हैं। क्या यह बात सही नहीं है? सोशल वर्कर बनिए, इससे हमारा महत्व खुद की नजरों में बढ़ जाता है। जैसी मदद आप दूसरों से खुद के लिए चाहते हैं, दूसरों की वैसी ही मदद करें। यह हमको संतोषी की भावना देगा। बदले में बिना कुछ पाने की भावना के साथ दूसरों की मदद करने से किसी भी व्यक्ति में स्वाभिमान बढ़ता है। एक अच्छी शख्सियत वाले व्यक्ति को सिर्फ लेने की नहीं, देने की भी जरूरत होती है। तारीफ लेना और देना सीखें। दूसरों की सच्ची तारीफ करने का कोई मौका हाथ से न जाने दे। याद रखें कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण शब्द है सद्भाव, सच्चाई और ईमानदारी। जब दूसरे आपकी तारीफ करते हैं तो उसे शिष्टता और नम्रता से दो शब्द आपका धन्यवाद करते हुए स्वीकार करें। यह विनम्रता की निशानी है। जिम्मेदारी कबूल करें। हमें अपने व्यवहार और काम की जिम्मेदारी को कबूल करना चाहिए और बहानेबाजियों से बचना चाहिए। उस स्टूडेंट की तरह न बने जो सिर्फ इसलिए फेल हो गया था क्योंकि उसे टीचर या विषय पसंद नहीं आया। सबसे ज्यादा नुकसान वह किसे पहुंचता है? हमें अपनी जिम्मेदारियों को कबूल करके दूसरों को दोष देना बंद करना चाहिए। इससे हमारी उत्पादकता और जीवन की गुणवत्ता में सुधार आएगा। अधिकार हमारी जिम्मेदारियों से बड़े नहीं हो सकते। हमारे अधिकारों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारियों के पालन से ज्यादा नहीं बढ़ सकती। बहानेबाजियां समस्याओं को और भी मुश्किल बना देती है। हम खुद के, परिवार के, दफ्तर के, समाज के और वातावरण के प्रति जिम्मेदार होते हैं। पेड़ पौधे को लगातार मिट्टी के कटाव को रोककर और कुदरत की खूबसूरती की हिफाजत करके हम हरियाली बढ़ा सकते हैं। हमें इसी धरती पर रहना है। हमारे पास दूसरी धरती नहीं है जहां हम जा सके। हमें हर दिन कुछ ऐसे काम करने चाहिए जिससे यह दुनिया रहने की एक बेहतर जगह बन सके। हम पर आने वाली पीढ़ियों के लिए इस पृथ्वी की हिफाजत करने की जिम्मेदारी है। अगर हम जिम्मेदारी भरा व्यवहार नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमें कैसे माफ करेगी? अगर आदमी की औसत उम्र 75 साल हो और हम अभी 40 के हैं तो हमको अब भी 365 गुने 35 दिन जीना है। अपने आप से यह सवाल पूछिए कि हम इस समय के साथ क्या करने जा रहे हैं। जब हम अपनी जिम्मेदारियां स्वीकार करते हैं या बढ़ाते हैं तो खुद को और भी महत्वपूर्ण बना लेते हैं। क्या यह सच नहीं है? अनुशासन का पालन करें। आत्म अनुशासन हमारे आनंद को खत्म कर नहीं सकता बल्कि और भी बढ़ा सकता है। आपने देखा होगा कि अनेक लोग प्रतिभा और क्षमता के बावजूद नाकामयाब है और वे मायूस होते हैं।
और यह बात उनके व्यवहार, सेहत और रिश्तों पर असर डालती है। वे संतुष्ट नहीं होते और अपनी समस्याओं के लिए भाग्य को दोष देते रहते हैं। वे यह महसूस नहीं कर पाते कि उनकी कई समस्या अनुशासन की कमी से पैदा हुई है। अपने लक्ष्य तय करें। सही और साफ सोच के साथ बनाए गए लक्ष्य आदमी को एक दिशा दिखाते हैं। लक्ष्य पाने में कामयाब होने से उसे संतोष मिलता है। मकसद से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है मकसद का एहसास और हमारी दृष्टि। इससे जिंदगी को एक अर्थ और पूर्णता मिलती है। अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश में हम जो बनते हैं वह लक्ष्य हासिल होने के बाद मिलने वाली उपलब्धियों से अधिक महत्वपूर्ण होता है। कुछ बनने की यह प्रक्रिया ही हमें सच्ची खुशी देती है और यही सच्चे अर्थों में स्वाभिमान है। हमारे लक्ष्य असलियत से दूर नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो लक्ष्य असलियत से परे या बेबुनियादी होते हैं वे कामयाबी से नहीं बदले जा सकते, जिससे हमारे स्वाभिमान में कमी आती है। जबकि वास्तविकता पर आधारित लक्ष्य हमें उत्साहित करने के साथ साथ हमारे स्वाभिमान को भी बढ़ाते हैं। ऊंचे चरित्र वाले लोग से नाता जोड़े। अगर आप खुद के मान सम्मान को महत्व देते हैं तो गुणवान लोगों की संगति में रहें। खराब संगत में रहने से तो अच्छा है कि आप अकेले ही रहें। दोस्ती की परख। हम लोग साथियों के दबाव में आकर बुरा असर अपना लेते हैं। अगर लोग कहते हैं क्या तुम मेरे दोस्त नहीं हो, याद रखें कि अच्छे दोस्त अपनी दोस्तों को दुख और तकलीफ में कभी नहीं देखना चाहेगा। अगर मैं अपने दोस्तों को कभी बेहद शराब पिला दूं तो मैं उसे गाड़ी चलाने से रोकूंगा। मैं दोस्त खोने के बजाय दोस्ती खोना पसंद करूंगा। अक्सर ऐसा देखा गया है कि लोग दूसरों की नज़र में अच्छा बनने के लिए गलत काम भी बड़ी आसानी से कर जाते हैं और कहते हैं बड़ा मजा आया, मगर वे यह नहीं समझ पाते कि उसका यही मजा उसकी जिंदगी को मजाक बना देता है। साथियों के दबाव में जो चीजें शुरू होती है वास्तव में उससे दोस्ती की परख होती है। जब हम मुश्किल में होंगे तब वे कहाँ होंगे, वे हमारी मदद कहाँ तक करेंगे। और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जब उनके पास आज चरित्र नहीं है तो कल वे हमारी मदद के लिए चरित्र कहाँ से लाएंगे। ऊंचे नैतिक चरित्र के लोगों के साथ जुड़ने से हमारा स्वाभिमान बढ़ता है। साथियों का दबाव। जब किसी इंसान में झुंड में शामिल होने की इच्छा सच्चाई पर डटे रहने की इच्छा से ज्यादा ताकतवर होती है तो यह साफ है कि उसमें साहस और चरित्र की कमी है। लोगों के साथ में बने रहने के लिए उसका साथ देते रहना सुविधाजनक होता है। इससे हमारे साथी खुश रहते हैं और हमारा मजाक बनाए जाने का डर नहीं रहता। मगर यहीं पर ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान वाले लोग एक सीमा रेखा खींच लेते हैं। यहीं पर बड़े और छोटे का फर्क पता चल जाता है। उदाहरण के तौर पर स्कूली बच्चे अपने ग्रुप का हिस्सा इसलिए बने रहना पसंद करते हैं ताकि उन पर कोई हंसे नहीं। वे जवाब देने की पहल नहीं करते क्योंकि उन्हें डर होता है कि दूसरे उनका मजाक उड़ाएंगे। कारखाने के कर्मचारी अपने साथियों को खुश रखने के लिए जानबूझकर अपना उत्पादन कम रखते हैं और ज्यादा मेहनत नहीं करते। थोड़ी सी ढील चलती है
बहुत से लोग कहते हैं कि थोड़ी सी ढील चलती है। मैं थोड़ा बहुत कोशिश करके छोड़ दूंगा। सवाल यह है कि मैं कोशिश करूंगा, अगर नहीं बन पाएगा तो उस काम को छोड़ दूंगा। क्या थोड़ा धोखा देना ठीक है? क्या थोड़ा बहुत झूठ बोलना ठीक है? क्या नशीली दवाइयों का थोड़ा बहुत सेवन करना ठीक है? क्या थोड़ी बहुत चोरी करना ठीक है? क्या थोड़ा बहुत नाजायज संबंध रखना ठीक है? कुछ लोग बार बार दलील देते हैं कि मैं जब चाहूं तब इन बुराइयों को छोड़ सकता हूं। वे यह महसूस नहीं करते कि इच्छा शक्ति के मुकाबले बुरे असर ज्यादा ताकतवर होते हैं। साथियों, अगर ये हमारा ऑडियो वीडियो आपको पसंद आता हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और अगर इस बुक को आप शुरू से सुनना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे जाएं और इस बुक को पार्ट 1 से सुनें। धन्यवाद।